नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं अनीता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर अपने खबरों का। बिल्कुल। और इस सफर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशिया बाजारों की, और एशिया बाजारों के साथ ही साथ हम यूएस मार्केट की भी बात करेंगे। हमारे साथ एफआईडीआई बताने के लिए भी हमारे सहयोगी होंगे, कमोडिटी मार्केट अपडेट करेंगे, ब्रोकरेज हाउसेस भी होंगे, और आज कौन कौन से स्टॉक खबरों में रहने वाले हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया के बाजारों की। तो एशिया के बाजारों की बात करें तो ज्यादातर एशिया बाजारों में दबाव नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 19,870 के पास नजर आया, लेकिन चीन, जापान और कोरिया के बाजार कमजोर नजर आए, और इसके पीछे की वजह है जून में जापान में जो इन्फ्लेशन आया उसकी वजह से एशिया के बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। और ज्यादातर जो फिलहाल इंडाइसेस हैं वो सभी रेड में, लाल निशान में ही नजर आ रहे हैं। यूएस मार्केट अपडेट के लिए रुक करते हैं पूजा का। जी पूजा। जी, तो फिलहाल एशियाई बाजारों से संकेत तो मिले जुले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट पर अगर नजर डालेंगे तो वहां से भी संकेत मिले जुले हैं, या कह सकते हैं थोड़े कमजोरी साइड पर यहाँ पर संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। डाउ जोन्स में हमने देखा कि 0.5% की बढ़त देखने को मिली है, और 2017 के बाद डाउ जोन्स में जो सबसे लंबी तेजी का दौर है वो अभी तक जारी है। और कल भी हमने देखा कि डाउ जोन्स में करीब करीब 160 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ S&P 500 और नैस्डैक में हमने गिरावट देखी। नैस्डैक में करीब 2% की गिरावट थी, 300 अंकों की यहाँ पर गिरावट नैस्डैक में देखने को मिली। अब दिन भर वहां पर नतीजों का ही असर रहा। कुछ कंपनियों के नतीजे काफी अच्छे आए हैं, कुछ कंपनियों के नतीजे कमजोर थे, और उसी का असर हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला है। नेटफ्लिक्स और टेस्ला, कल ही हमने आपको बता दिया था, बाजार बंद होने के बाद वो नंबर्स आए थे जिसका कि रिएक्शन हमने कल देखा अमेरिकी बाजार में। और नेटफ्लिक्स और टेस्ला दोनों के शेयरों में कमजोरी थी। जॉनसन एंड जॉनसन के जो नतीजे आए वो अच्छे थे, उससे मार्केट को सहारा मिला। और ट्रैवलर्स के भी नतीजे काफी मजबूत थे, जिससे कि 5-6% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा अमेरिकन एयरलाइंस, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 6% की गिरावट थी स्टॉक में। एक और आंकड़ा आया कल इकोनॉमिक फ्रंट पर, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के जो आंकड़े आए वो 9,000 कम होकर अब 2.28 लाख पर पहुंच चुके हैं। हमारा अनुमान 2.4 लाख का था। तो ये जो मजबूत जॉब मार्केट दिख रही है, और जॉबलेस क्लेम के जो डेटा आए हैं, अब उसके बाद फेड की बैठक पर नजर होगी। और अब बात की जा रही है कि जॉब मार्केट क्योंकि मजबूत है तो हो सकता है कि आने वाली बैठक में फेड ब्याज दरों में बढ़त करने का निर्णय ले। तो ये कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जिसका कि असर कल हमने अमेरिकी बाजारों में देखा। यूरोप के बाजारों से मजबूत संकेत आ रहे हैं। वहां पर जो महंगाई के आंकड़े आए थे वो अनुमान से कम थे, जिसके बाद कल यूरोप के बाजार ने रिएक्ट किया। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी हमने देखा कि कल जो वहां पर जॉबलेस क्लेम के डेटा आए यूएस में, उसका असर कल हमने देखा। और फिर बैठक के पहले बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी देखी। डॉलर इंडेक्स अब 100 रुपए के पार 100 के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते सोने में कल हमने हल्की नरमी देखी डॉलर में तेजी आने के कारण। और 1980 के आसपास कारोबार कर रहा था, अब 1980 के नीचे सोना आ चुका है। इसके अलावा कच्चे तेल में हमने देखा, यहाँ पर भी दोनों साइड के फैक्टर काम कर रहे थे। एक तरफ तो ब्याज दरों में बढ़त की बात हो रही है तो उससे हल्की कमजोरी आई, लेकिन यूएस क्रूड इन्वेंट्री में कमी भी आई, तो वहां पर इस खबर ने कच्चे तेल को टूटने नहीं दिया। तो हमने देखा कि दोनों साइड के फैक्टर्स थे, इस वजह से दायरे में कारोबार कर रहा था, और अभी भी 79 के पास स्टेबल ही कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। लेकिन अब ओवरऑल नजर होगी अगले हफ्ते होने वाली फेड की बैठक में, और उसके पहले हम इस तरह की चाल देख रहे हैं। फिलहाल मिली जुली क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। तो यह है ग्लोबल संकेत। एक बार एफआईआई और डीआईएस के भी डेटा आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है। कैश मार्केट में कल हमने देखा कि 3370 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआई की तरफ से। कैश मार्केट में डीआईआईएस ने मामूली 190 करोड़ की नेट बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का आंकड़ा है 990 करोड़ का, क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी, जिसके चलते हमने देखा इंडेक्स ऑप्शन में 40,000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि
कल बाजार बंद होने के बाद कुछ आईटी कंपनियों के नतीजे भी आए हैं जो कि कमजोर साइड पर है, तो उसका असर बाजार पर पड़ सकता है। चलिए पहले तो एफएनओ सेटअप समझ लेते हैं, उसके बाद बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आगे समझेंगे। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें, कल की क्लोजिंग बहुत ही शानदार थी और कल ना केवल मार्केट्स ने एक नए आयाम पे वो पहुंचा, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी, बल्कि कल कंबाइन इफेक्ट्स भी दिख रहा था उस दिन जिस दिन रिलायंस का डीमर्ज हो रहा था। तो हालांकि रिलायंस ने भी कुछ ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं किया। कल मार्केट ने बहुत अच्छे प्रीमियम्स दिए हैं उसके GFSL को, और उसके बाद रिलायंस भी अपने आप में स्टेबल रहा, करीब 2600 के ऊपर ही। एक अच्छी चीज जो कल मार्केट्स के अंदर देखी कि इतने लेवल से आने के बाद भी अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिख रही हैं। डेट मींस लॉन्ग शॉर्ट कवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी भी ताजा खरीदारी हुई है। कल निफ्टी के अंदर भी करीब 2% के आसपास का OI एडिशन हुआ है। इसका मतलब लोगों ने कल माल खरीदा है। और मैं फिर से आपको नोटिस करा दूं कि इस समय बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अपने ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। डेट मींस इनमें काफी दम है और काफी ओपन खुले हैं। जैसे कि निफ्टी के अंदर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन खुले हुए हैं। ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाजार को बहुत बड़ा मूव दे सकते हैं और ये 20,000 के पार भी ले जाने की भी कैपेसिटी रखते हैं, और अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो सीवियर भी आ सकती है। सेम विद बैंक निफ्टी, वो करीब 1.5 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। कल उसमें जो एडिशन हुआ वो 6% का था। डेट मींस फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस हुई हैं। एक और चीज, क्या यहाँ से बाजार और चल जाएगा? आज अगर इन्फोसिस की बात नहीं होती ना, तो तब भी मैं यही कहता कि शायद 20,000 के लेवल के बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। वो इस वजह से क्योंकि डिस्काउंटिंग आना शुरू हो गई। इससे पहले तक अभी तक फ्यूचर्स आपके प्रीमियम पे चल रहे थे, लेकिन अब उन दोनों के अंदर डिस्काउंट आ चुका है। निफ्टी के अंदर करीब 10 पॉइंट का और बैंक निफ्टी पे करीब 30 पॉइंट का डिस्काउंट है। रही बात PCR वॉलिडिटी वगैरह की, तो वो तो अभी रेंज में है। 1.5 के बाद ही हम कहते हैं कि PCR महंगे हुए हैं। अभी 1.4 निफ्टी का और 1.3 बैंक निफ्टी का है, तो इसका मतलब अभी ये ओवरसोल्ड की कैटेगरी में नहीं गए हैं। दूसरी बात है विक्स वॉलिडिटी इंडेक्स, ये फियर इंडेक्स होता है। मार्केट के अंदर फियर कितना है? देखिए, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं फियर भी मार्केट के अंदर बढ़ता चलता है, लेकिन इस समय फियर मार्केट के अंदर काफी कम है और ये 12 के नीचे भी बना हुआ है। इसमें क्रिटिकल कंडीशन है 15 के पार होके कामकाज करना। आज आपको क्या करना चाहिए? आज आपको देखिए इन्फोसिस का एक इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे और शुरुआत में थोड़ा दबाव बनाएगा, लेकिन ये दबाव अगर निफ्टी के सपोर्ट एरिया को ब्रेक ना करे तो आपका काम बन सकता है। ये सपोर्ट एरिया क्या है? अब नए लेवल्स आ गए हैं, वो है 19,800। अगर 19,800 आज शुरुआत में इन्फोसिस के झटके के बाद भी बाजार नहीं तोड़ता है तो फिर से रिदम पकड़ेगा। दूसरी बात, बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या है? बैंक निफ्टी का सपोर्ट अब 46,000 है और पक्के वाला सपोर्ट अब जो नया बना है वो है 45,800। ये अगर इन्फोसिस के झटके के बाद, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर मार्केट को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखें तो ये 45,800 नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये नहीं ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर रिदम बना रहेगा तेजी का। एक चीज का ध्यान रखें, मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा हूँ, ऑप्शंस में थोड़ा सावधानी रखें। कल वीकली एक्सपायरी थी, कल तो एक बड़ा मूव मिल गया सेकंड हाफ में, लेकिन आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी सेशन है और रिलायंस के नंबर्स भी होंगे शाम को, तो इसलिए थोड़ा ऑप्शन से बच के चले। ये गैप अप और गैप डाउन आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को खत्म कर सकता है। क्या आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अहम सपोर्ट लेवल्स पर नजर रखिए। इन्फोसिस के नतीजों का असर कुछ पड़ सकता है, तो उसके चलते बाजार में थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, लेकिन सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ा तो भी मार्केट में जो मोमेंटम है आगे वो पॉजिटिव ही नजर आएगा। तो आज के जो सपोर्ट लेवल बताए, बैंक निफ्टी के लिए 45,800 और निफ्टी के लिए 19,800, 19,700, इस पर आज आप जरूर नजर रखिए। और ऑप्शन के लिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि ऑप्शन में ट्रेड फिलहाल अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा ऑप्शन ट्रेडर्स यहाँ पर सतर्क रहें। चलिए, ये है व्यू बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर फिलहाल। लेकिन मार्केट सेटअप तो हमने समझा, बट अब समझ लेते हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं। हमारे साथ हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं KR चौकसी सिक्योरिटी से। हेमंत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। इंडाइसिस पर तो हमने चर्चा की, क्या कोई ट्रेड लेने का व्यू बन रहा है आपका या फिर अवॉइड करें? और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर कीजिए। Very good morning to you, Pooja. Thank you for having me. I think इंडेक्स में थोड़ा ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि ये जो गैप डाउन खुलेगा, वो कितना गैप डाउन खुलता है इन्फोसिस को लेकर थोड़ा रुक के देखना पड़ेगा। गिफ्ट निफ्टी तो 100 पॉइंट नीचे बता रहा है, लेकिन मोमेंटम है। आई थिंक डिम्पी ने भी बताया, लॉन्ग भी ठीक ही है। तो मतलब ये जो गैप डाउन होता है वो लोग बाई करते हैं कि इज इट बॉट इनटू, वो देखना जरूरी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आई थिंक इट इज ओपनिंग में तो ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि
क्या लेवल सपोर्ट लेता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें पूजा, तो यस आई थिंक देयर आर अपॉर्चुनिटीज, वो तो दिख ही रहा है। पहला स्टॉक रहेगा पीवीआर आइनॉक्स। ओवरसोल्ड है, यहाँ से घूम रहा है, 55 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स भी क्रॉस ओवर बाय में आ चुके हैं, तो पीवीआर आइनॉक्स पे बाय होगा। लेकिन जो क्लोजिंग है उससे थोड़ा नीचे है, एजम्पशन यही है कि निफ्टी नीचे खुलेगा, तो 1440 के आसपास की एंट्री, 1430 का स्टॉप लॉस एंड 1460 का टारगेट पीवीआर आइनॉक्स पे बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक है जिसपे बाय कॉल रहेगा चंबल फर्टिलाइजर। ऑलमोस्ट अपवर्ड बार रिवर्सल लॉजिक वही है, लास्ट 5 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम है, इंडिकेटर्स घूम रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पे क्रॉस ओवर बाई हो चुके हैं, और इंट्राडे चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम भी हुआ है। तो चंबल फर्टिलाइजर वंस अगेन हल्की सी गिरावट पे, अज्यूमिंग मार्केट नीचे खुलता है जो खुलेगा, 267 के आसपास की एंट्री, 263 का स्टॉप लॉस और 275 का टारगेट चंबल फर्टिलाइजर। तो पीवीआर आइनॉक्स और चंबल फर्टिलाइजर पे बाय कॉल रहेंगे। पूजा पिक्स बताए हेमंत ने पीवीआर और चंबल में, और शुक्रिया इस पूरी रणनीति को बताने के लिए हेमंत। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कल आए नतीजों की। तो Q1 के नतीजे और खबरों वाले शेयर बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कल बाजार बंद होने के बाद कंपनियों के नतीजों के कैसे नतीजे रहे, उनके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि जो Q1 अर्निंग्स है यहाँ पे जो है बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। और लेकिन इन्फोसिस की नंबर्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन जो उनकी गाइडेंस कट हुई है वो वीक रही है। इसके कारण जो है उनके ADR है वो लगभग 10% गिर गए थे ओवरनाइट के ट्रेड में। इनके जो FY24 रेवेन्यू गाइडेंस देखे तो अब जो है 1 to 3.5%, और पहले ये गाइडेंस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4 to 7% था। हालांकि एबिडा मार्जिन गाइडेंस जो है वो बरकरार रखी गई है 20 से 22% तक। और आगे जाते हुए उन्होंने कहा है कि जो डील्स एग्जीक्यूशन है वो सेकंड हाफ ऑफ FY24 में दिखेगा, और हाईटेक और रिटेल सेगमेंट है यहाँ पे थोड़ी सी वीक डील्स देखने मिल रही है। HUL के भी जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 3% का है, जो अनुमान था उसका रेंज 5 से 6% तक का था। इसके अलावा रूरल रिकवरी में जो है एक पॉजिटिव कमेंट्री ज़रूर आई है, और जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसमें गिरावट देखी है। तो आगे जाते हुए जो है कंपनी प्राइस रिडक्शन भी कर सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट के गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, प्रीमियम सेगमेंट में एक अच्छा ग्रोथ आया है। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स अभी भी जो है एग्जिस्ट करते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स के नंबर्स लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। यहाँ पे आपके मार्जिन से 50 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियल डाउनटेक आया। हालांकि एम्फेसिस की जो है इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है डील साइजिंग को लेके वो जो है पॉजिटिव रहेगा, और उन्होंने मेंटेन अपने रखी है एबिट मार्जिन गाइडेंस। ICICI सिक्योरिटीज़ के वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। दालमिया भारत के भी जो है ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, स्पेशली अगर हम बात करें उनके बॉटम लाइन नंबर्स को लेके। अब वीक नंबर्स की तो हमने बात की, लेकिन इंडिया मार्ट की नंबर्स की अगर फोकस करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। B2B बिजनेस में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। CPaaS प्लेयर की बात करें तानला प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ पे सिक्वेंशियली जो है नंबर्स एनालिस्ट एस्टिमेट से बेहतर आए हैं, और जो पैट है यहाँ पे लगभग 13% का उछाल देखने मिला है। अब बैंकिंग की बात करें तो यूनियन बैंक में जो है एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है, और इनके एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आया है, और ओवरऑल अच्छे नतीजे आए हैं। आखिरी में मैं बात करूंगा ऑपरेशनल अपडेट की, जहाँ पे ओबरॉय रियल्टी के अगर ऑपरेशनल अपडेट बोले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यूनिट्स बुक्स और बुकिंग वैल्यू जो है दोनों लगभग 30 से लेकर 40% तक का गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। बिल्कुल, तो ये नतीजों की बात हुई, और अब जानना चाहेंगे स्टॉक न्यूज़ के बारे में। शरद, कौन कौन से शेयर हैं जो आज खबर में बने रहेंगे, जिन पर एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आज लिस्टिंग होने वाला है, और यहाँ पे जो है ओवरऑल IPO प्राइस लगभग 25 रुपये का है। और याद रखिए जो सब्सक्रिप्शन आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा आए थे, 100 के ऊपर आए थे। और यहाँ पे हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो लिस्टिंग होने वाली है वो प्रीमियम पे होने वाली है। अब खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो सबसे पहले हैवेल्स की कमेंट्री आई है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकवरी सेकंड हाफ FY24 से आए, और जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो अब सॉफ्ट हो गई है, तो अब जो है मार्जिन्स की बेनिफिट आगे जाते हुए देखने मिल सकती है। एबिडा का जो गाइडेंस रखा है वो लगभग 13 से लेकर 15% तक का रखा, अगर लॉयड्स बिजनेस को आप हटा दे तो। कैनफिन होम्स ने भी गाइडेंस दिया रिटर्न ऑन एसेट्स का लगभग 2% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी का 17 से 18% का।
ओवरऑल वो एक्सपेक्ट करें कि 5 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। सीएसबी बैंक के आंकड़े की बात करें तो उन्होंने गाइडेंस दिया है 22 से लेकर 25% तक का लोन ग्रोथ का, और रिटर्न ऑन एसेट का जो आंकड़ा दिया वो है 1.5 to 1.8%। इंडिया मार्ट के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन है, बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है बाईबैक की, और ये बाईबैक जो है लगभग आप कह सकते हैं 500 करोड़ का है। टेंडर ऑफर का 2.04 कैपिटल है, और जो बाईबैक प्राइस है वो 4,000 रुपये प्रति शेयर का है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 38% प्रीमियम पे है। HAL की बात करें तो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है हेलीकॉप्टर के साथ, अर्जेंटीना की आर्म्ड फोर्सेस के साथ। टाटा मोटर्स ने जो है JLR में अनाउंस किया है कि RDN मार्डल जो है CEO बनने वाले हैं अगले 3 साल के लिए। इंडसइंड बैंक में जो है डेट प्लेसमेंट के जरिए 20,000 करोड़ जुटाए जाएंगे, और ये फंड रेजोल्यूशन जो है अगले 12 महीने तक रहेंगी। L&T में भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है। पहला बाईबैक वो जो है कंसिडर कर सकते हैं और एक स्पेशल डिविडेंड कर सकते हैं जुलाई 25 को। और याद रखिए इसके जो टोटल बैंक के जो कैश बैलेंस है, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, ये लगभग 25,000 करोड़ के हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे। ग्रेविटा को जो है एक इनकम टैक्स से जो है एक टाइप का एडजस्टिफिकेशन ऑर्डर आया है, एक डिमांड आया है लगभग 70 करोड़ का, तो थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। इसके अलावा फेडरल बैंक के जो है आज इंपॉर्टेंट बैठक भी है QIP के लिए, और यहाँ पे जो एक अच्छी रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है। रिपोर्ट्स आ रही है कि लगभग 7 गुना सब्सक्रिप्शन आ गया है, जहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंक्लूड करते हैं SBI म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं फिडेलिटी, गोल्डमैन सैक्स और टेम्पल्टन जैसे बड़े नाम हैं। आज आरती ड्रग्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि आज बोर्ड मीटिंग होने वाली है शेयर बायबैक के ऊपर, और GNA एक्सेल्स भी फोकस में रहने वाला है क्योंकि आज जो मीटिंग होने वाली है वो उनके बोनस इशू को लेके होने वाला है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस आ रहे हैं, फंड रेजेस देखने मिल रहे हैं, और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अर्निंग्स ही आ रही है। बिल्कुल, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में बने रहेंगे, नज़र बनाए रखिए। और पूरी जानकारी देने के लिए शरद आपका बहुत शुक्रिया। सीधे चलते हैं वामाक्षी के पास जानने के लिए कि आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम इन्फोसिस के साथ। कंपनी के पहले तिमाही के नतीजों के बाद ये स्टॉक हमारे रेडार पर है। नोम्यूरा ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से रिड्यूस की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस घटाकर 1,210 कर दिया है। लार्जली नोम्यूरा का कहना है कि ग्रोथ में वीकनेस बढ़ती जा रही है क्योंकि कंपनी ने अपनी गाइडेंस को भी घटा दिया है और ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ को कंपनी अंडर परफॉर्म कर सकती है, ऐसा इनका मानना है। जेफरीज ने हालांकि खरीदारी की राय दी है। इनका कहना है उन्होंने अपने अनुमान को 2% से ज़रूर घटाया है, मगर आगे चलते हुए लिमिटेड रिस्क नजर आ रहे हैं अर्निंग्स कट के लिए। वैल्यूएशन रीजनेबल है और इसी के चलते जेफरीज का कहना है कि गिरावट के बाद वो बायर्स रहेंगे। इसके अलावा HUL पर हम फोकस करेंगे। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उनका कहना है कि वीक प्रिंट कंपनी ने रिपोर्ट की है वॉल्यूम ग्रोथ पर, और वॉल्यूम ग्रोथ इनफैक्ट 5 क्वार्टर के लो पर है। आउटलुक भी काफ़ी कॉशियस नजर आ रहा है और इसी के चलते उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। खरीदारी की राय से डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस घटाकर 2,770 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज भी हमारे रेडार पर हम देख रहे हैं कि मैक्वायरी ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की राय दी है टारगेट प्राइस 2,100 के साथ। मैक्वायरी का कहना है कि अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका जो की टैक्टिकल कैटलिस्ट जो डीमर्जर का था वो अब हो चुका है और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट 15 से 20% कंसेंसस एस्टिमेट्स के बिलो आएगा। इसके अलावा नोम्यूरा का कहना है कि काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है कंपनी में। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस रिटेल और प्लेटफॉर्म बिजनेस की भी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है और इनफैक्ट इंडिया एनर्जी सेक्टर में नोम्यूरा की टॉपिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो नोम्यूरा ने खरीदारी की राय दी है 2,850 के टारगेट प्राइस के साथ। इसके अलावा ABB इंडिया भी हमारे रेडार पर। मैक्वायरी का कहना है कि ओवरऑल पेरेंट की गाइडेंस इंप्लाई करती है कि करीब 2,960 के ऑर्डर इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल कमेंट्री भी इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, तो इसी के चलते आउट परफॉर्म की राय मैक्वायरी की तरफ से आ रही है। CLSA की तरफ से टाटा कॉम पर एक रिपोर्ट है। उनका कहना है कि डिजिटल पोर्टफोलियो सर्विसेज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आई है, मगर मार्जिन चैलेंज और रनअप के चलते उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड कर खरीदारी की राय से डाउनग्रेड कर आउट परफॉर्म की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने बढ़ाकर 1,800 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स पर। इक्विरस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि वैल्यूएशंस इनके रिच नजर आ रहे हैं और रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल है, जिसके चलते कैम्स पर और केफिन टेक पर उन्होंने कवरेज शुरू की है, मगर रिड्यूस की राय के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। हमने देखा डॉलर में जो तेज़ी है उसका असर सोने चांदी पर पड़ा। अब यहाँ से और वीकनेस क्या आप देख रहे हैं?
या फिर ट्रेड अवॉइड करें सोने चांदी में फिलहाल? जी गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि ऑलमोस्ट करीबन 16 पॉइंट से गोल्ड रहा। कल करीबन 59,984 का हाई बनाया था। 60,000 टेस्ट नहीं हो पाया और हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में भी $1990 के आसपास तक भाव गए थे और वहां से थोड़ा करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अभी भी आप देखेंगे तो $1970 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव बायस में है। हालांकि कल हमें डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी आते हुए देखी, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था वो पॉजिटिव नोट पर आया था, तो उससे डॉलर को थोड़ा स्ट्रेंथ मिला। हमें लगता है कि अभी भी जो अंडरटोन है गोल्ड का वो पॉजिटिव है। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में FOMC का मीटिंग है इंटरेस्ट रेट को लेके, तो अब उस पर नजर रहेगी कि वो कैसा डिसीजन लेते हैं। पर एक्सपेक्टेशन है कि वो फ्लैट नोट पर इंटरेस्ट रेट रख सकते हैं, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 59,300 में खरीदारी करें, 59,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 59,800 तक हो सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1980 तक के लेवल इंट्राडे में देखे जा सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अनुज, गोल्ड पर तो खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन अनुज जानना चाहेंगे क्रूड पर आपकी क्या राय है आज? देखिए क्रूड में भी हमने कल अच्छा एक मूव आते हुए देखा था। भाव एक स्टेबल रेंज में बंद होते हुए दिखाई दिए थे। इंटरनेशनली देखिए तो करीबन 79-80 के आसपास स्टेबल हो रहे हैं। रेंज बाउंड मोमेंटम है। हमें लगता है कि अभी यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में रहनी चाहिए। कल हमने देखा था कि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई थी, तो करीबन 6,150 के आसपास खरीदारी करें। 6,050 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 6,300 तक देखने को मिल सकता है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है। तो कच्चे तेल में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की राय। ठीक है। अब अनुज, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने चांदी में खरीदारी करके चलिए आप यहाँ पर गोल्ड में 59,800 के टारगेट्स देख रहे हैं और इसके अलावा कच्चे तेल में भी खरीदारी करने की राय। इसके अलावा बेस मेटल में भी उनका व्यू था। कॉपर में खरीदारी करने की सलाह थी उनकी तरफ से। 735 के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 719 का। तो ये है कमोडिटी की तरफ से ट्रेडिंग रिकमेंडेशन आपके लिए। और अब बात करते हैं इक्विटी में आज खरीदारी के मौके कहाँ आ रहे हैं। सुबह हेमन ने आपको PVR में खरीदारी करने की सलाह दी थी और इसी के साथ ही साथ चंबल फर्टिलाइजर भी अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। इसके अलावा जो कॉल्स हमें मिल रहे हैं उसमें 5 पैसा कैपिटल की तरफ से ICICI बैंक में खरीदारी करने की सलाह है। 1020 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझाने हैं 978 का। और ग्रासिम में भी खरीदारी करने की सलाह है 1870 के लिए, स्टॉप लॉस 1790 का। इसके अलावा एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है टाटा कंज्यूमर। 894 के टारगेट्स के लिए नजर रखिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 854 का और ग्रासिम में भी खरीदारी करने की राय 1895 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1776 का। तो ये कुछ कॉल्स हैं और आज भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति में सभी कॉल्स में खरीदारी करने की ही राय मिल रही है एनालिस्ट की तरफ से, तो इन पर आप नजर रखिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत। एक छोटे